सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मीडियम यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों से वीडियोस आ नहीं रहे थे। दरअसल स्कूल के काम में थोड़ा मसरूफ़ था और सेहत भी थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन आगे से इंशाल्लाह वीडियोस रेगुलर आएंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना फ़रोग़ दिया, अपनी मोहब्बत, अपना जो सपोर्ट है वो इसी तरह मेरे चैनल के साथ बनाए रखें। आइए आज जो हम सबक शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको 8वीं जमात तारीख के सबक नंबर 7 अदम ताउन तहरीक, जिसे अंग्रेज़ी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, जो गांधी जी के ज़रिए शुरू की गई पहली मूवमेंट मानी जाती है, पहली बड़ी मूवमेंट मानी जाती है आज़ादी की तहरीक में, उसके जो सवाल जवाब है उसकी किताब में निशानदेही हम करने वाले हैं और मैं हमेशा की तरह जवाबात को भी आपको समझाऊंगा। तो आइए मश्क की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मश्क का पहला सवाल है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। पहला, गांधी जी ने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ डैश से किया, तो इसका जवाब है जुनूबी अफ्रीका। दूसरा, किसानों ने ज़िला डैश में लगान अदा करने की तहरीक शुरू की, तो जवाब है खेड़ा। तीसरा है, जलियांवाला बाग के कत्लेआम की मजम्मत में रविंद्रनाथ टैगोर ने हुकूमत का अदा करदा डैश खिताब वापस कर दिया, तो इसका जवाब है सर। दूसरा सवाल है, दर्ज झेल सवालों के एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला, 1906 के फरमान की रूह से जुनूबी अफ्रीका में सिया फामो यानी जो काले लोग थे, ब्लैक सिटीजन्स थे, पर कौन सी पाबंदियां लगाई गई? इसका जवाब है सफ़ा नंबर 31 पर। तो आइए सफ़ा नंबर 31 पर चलते हैं। दूसरे का पहला, देखिए यहां से लेकर यहां तक है। 1906 में हुकूमत ने एक फरमान जारी किया जिसकी रूह से सिया फामों को शनाख्ती कार्ड रखना जरूरी था, यानी आईडी कार्ड उनको दिया गया और इनकी आज़ादी पर पाबंदी लगाई गई थी और उनकी आज़ादी पे भी पाबंदी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में किया। तीसरा, जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाने का हुक्म किस अफसर ने दिया? तो जवाब है जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाने का हुक्म जनरल डायर ने दिया। चलिए उसके बाद है तीसरा सवाल, दर्ज झेल सवालों के 20 था 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। पहला, सत्याग्रह के फलसफे की वजाहत कीजिए, यानी सत्याग्रह क्या है? गांधी जी जब हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे, तो वो अपने साथ ये सत्याग्रह का रास्ता और अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह अंग्रेजी में कहते हैं, ये दो नया हथियार जो था वो गांधी जी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे हथियार से मुराद ये है कि दुश्मन से लड़ने के दो नए तरीके, ठीक है, कि एक तो जो है वो सत्याग्रह करो, सच के रास्ते पर चलो और सच के साथ साथ चलो, और दूसरा जो था वो नॉन वायलेंस, यानी कि लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। इसीलिए गांधी जी का जो फलसफा था, या गांधी जी का एक मशहूर जो है वो जुमला भी है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा आगे करो, ठीक है। तो वो इसी बात को जाहिर करता है कि गांधी जी जो थे वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे, अहिंसावादी थे। तो इसलिए जो है ये दो तरीके जो थे वो गांधी जी के यूनिक मेथड माने जाते हैं दुश्मनों से लड़ने के। तो उसमें से जो पहला तरीका है सत्याग्रह, इसके फलसफे की वजाहत यहाँ करना है। तो सफ़ा नंबर 31 पर जाते हैं, इसका जवाब सफ़ा नंबर 31 पर है। देखिए यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा तीसरे का पहला, सत्याग्रह का फलसफा। गांधी जी ने सत्याग्रह के नए तरीक़ेकार से आवाम को मुतारुफ कराया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया तरीका था जो गांधी जी ने मुतारुफ यानी इंट्रोड्यूस किया था। सत्याग्रह का मतलब है सच्चाई और इंसाफ के लिए एहतजाज करना, सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ना। ना इंसाफी करने वाले शख्स को सब्र और अदम तशद्दुद के रास्ते से, अभी मैंने आपको बताया अदम तशद्दुद यानी झगड़ा ना करना, नॉन वायलेंस, अहिंसा कहते हैं हिंदी में, के रास्ते से सच्चाई और इंसाफ का एहसास दिलाना, यानी जो इंसान नाइंसाफ़ी कर रहा है आप उसके साथ सब्र का मामला करो, तशद्दुद मत करो, और उसको इन दो तरीक़ों से सच्चाई और इंसाफ का एहसास दिलाओ और इसके ख़यालात में तब्दीली लाना, और फिर उसके ख्याल में तब्दीली लाओ, इसे सत्याग्रह कहते हैं। यही सत्याग्रह का असल मकसद था, ये गांधी जी के सत्याग्रह का फ़लसफ़ा था। यानी कोई तुम पे जुल्म करेगा, तुम सब्र करते जाओगे, तो एक ना एक दिन जो तुम्हारा सब्र है वो जुल्म करने वाले को या उस जालिम को शर्मिंदा कर देगा और वो जुल्म करना बंद कर देगा। ये असल में यहाँ पे जो बात लिखी है उसका मफहूम है, उसका मकसद है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है।
अगला सवाल है स्वराज पार्टी का कयाम क्यों अमल में आया। सफ़ा नंबर 34 पे आपको इसका जवाब मिलेगा। तो आइए सफ़ा नंबर 34 पे जाते हैं। तीसरे का दूसरा है ये, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने भारतीय कौमी जमात में यह ख्याल पेश किया कि हुकूमत की राह में रुकावट डालना है तो कानून साज मजलिस में पहुंचना होगा। कानून बनाने वाली मजलिस, अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पहुंचना पड़ेगा जहां कानून बनता है, तभी तो हम अपने लिए कोई सही कानून बना पाएंगे। 1922 में भारतीय कौमी जमात के तहत स्वराज पार्टी कायम की गई। इसलिए भारतीय कौमी जमात के तहत जो एक पार्टी बनाई गई ताकि वो इलेक्शन लड़ के मजलिस कानून साज लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच सके और कानून बना सके। तो इसलिए स्वराज पार्टी का कयाम किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चौथा, दर्ज झैल बयानात वजूहात के साथ वाजे कीजिए। पहला, भारत के लोगों ने राउलेट एक्ट की मुखालिफत की। सफ़ा नंबर 32 पे इसका जवाब है। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है बच्चों, राउलेट एक्ट के बारे में अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। चौथे का पहला, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या था एक्ट। इस कानून की रोह से हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी भारतीय को बिला तहकीक गिरफ्तार करके अदालती कार्रवाई के बगैर जेल में बंद कर सकती है। यानी कि कोई तहकीक नहीं, कुछ नहीं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश करना भी जरूरी नहीं है, सीधा उसको जेल में बंद किया जा सकता है। ये ऐसा कानून था, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अरेस्ट किया जाता है तो वारंट होता है, अरेस्ट करने वाले को ये जानने का हक होता है कि मुझे किस बिना पे अरेस्ट किया जा रहा है, फिर उसको जज के सामने पेश करना है, अदालत में ले जाना भी जो है वो कंपलसरी होता है। लेकिन इस कानून ने ऐसा कुछ भी नहीं था। इस कानून में सिर्फ ये था कि किसी को भी जो है बिला तहकीक के गिरफ्तार कर सकते हैं और अदालती कार्रवाई के बगैर ही उसको जेल में बंद किया जा सकता है। तो इस कानून के मुताबिक दी हुई सजा के खिलाफ अपील करने पर भी पाबंदी, और अगर इसमें किसी को सजा हो गई तो उसके खिलाफ आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते। अपील का जैसे सिंपल मीनिंग आपको समझाता हूँ, जैसे किसी लोअर कोर्ट में आपको सजा हुई तो आप उससे ऊपर के कोर्ट में जाके उस सजा को चैलेंज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था इस कानून की रूह से। तो इस कानून को भारतीयों ने काला कानून का नाम दे दिया, क्योंकि ये काला कानून था, सिया कानून था, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्लियर कानून ये नहीं था, इसलिए इसको काला कानून का नाम दिया गया। इस काले कानून के खिलाफ मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और सब लोग जो है गम और गुस्से में आ गए। जाहिर सी बात है, किसी को भी जो है वो बिना तहकीक के अरेस्ट कर लेना, उसको जज के पास ना लेकर जाकर कोई भी सज़ा सुना देना, उसको जेल में बंद कर देना और फिर उस सज़ा के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई भी आप नहीं कर सकते, तो ये तो काला ही कानून हुआ। तो लोग तो गुस्सा होंगे, तो इसलिए गम और गुस्से की लहर सारे मुल्क में जो है वो दौड़ गई। चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब समझ में आ रहे होंगे। दूसरा है, गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक को वापस ले लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस लिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सफ़ा नंबर 33 पर इसका जवाब है। आइए सफ़ा नंबर 33 पर देखते हैं। देखिए यहाँ से आपको लिखना है चौथे का दूसरा। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में चौरी चौरा के मुकाम पर एक पुरअमन जलसे पर पुलिस ने गोलियां बरसाई। देखिए उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। यहाँ पर एक पुरअमन जलसा यानी पुरअमन जुलूस लोगों का जा रहा था, तो इस पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी। मुश्ताल हुजूम यानी गुस्से में आके लोगों ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें एक पुलिस अफसर समेत 22 सिपाही जलकर मर गए। ठीक है, अब गुस्से में आ गए लोग तो लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिया, तो उसमें एक बड़ा पुलिस ऑफिसर भी मर गया, 22 दूसरे सिपाही भी जल के मर गए। अब क्योंकि गांधी जी जो थे उनको तशद्दुद पसंद नहीं था, उनकी तहरीक में तशद्दुद हो गया, तो गांधी जी को गुस्सा आया। तो इस वाक़ये से गांधी जी को इंतहाई दुख पहुंचा और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक को मुलतवी कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है तीसरा, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया। सफ़ा नंबर 34 पे इसका जवाब है। साइमन गो बैक आपने सुना ही होगा। देखिए यहाँ पे 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड कानून के जरिए दी गई इस्लाहात इत्मीनान बख्श नहीं थी। यानी 1919 में मॉन्टेगो और चेम्सफोर्ड लोग, ये जो थे 2 ब्रिटिश अफसर थे, इन लोगों ने जो है वो एक कानून बनाया था, लेकिन ये इस्लाहात से लोगों को तसल्ली नहीं थी। ये कानून जो था वो मुल्क में इत्मीनान नहीं ला रहा था, जिसकी वजह से भारत के अवाम में बेइत्मीनानी थी। इस बिना पर अंग्रेज हुकूमत ने 1927 में सर जॉन साइमन की सदारत में एक कमीशन कायम किया। सर जॉन साइमन एक इंसान का नाम है, एक ब्रिटिश ऑफिसर है, उसकी सदारत में यानी वो सदर थे, एक कमीशन तैयार किया गया, कुछ कानून बनाए गए इंडिया के लिए। लेकिन इस 7 रुकनी कमीशन में
एक भी भारतीय नुमाइंदा शामिल नहीं था, इसलिए भारत की सियासी पार्टियों ने साइमन कमीशन के बायकॉट का फैसला किया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में खिलाफत तहरीक शुरू की गई। सफ़ा नंबर 32 और 33 पर इसका जवाब है। खिलाफत मूवमेंट के बारे में ये सवाल है। आइए ये देखते हैं चौथे का चौथा, यहाँ से देखिए खिलाफत तहरीक। दुनिया के तमाम मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा यानी मजहबी रहनुमा तस्लीम करते थे। पहली आलमी जंग यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की अंग्रेज़ों के मुखालिफ गिरोह में था, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट था, वो जर्मनी के साथ था तुर्की। जंग में भारतीय मुसलमानों का ताउन यानी उनकी मदद हासिल करने के लिए बरतानिया के वजीर आज़म ने यकीन दिलाया कि जंग के खात्मे के बाद खलीफा की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था, तो बरतानिया ने इंडिया के मुसलमानों की जंग में मदद चाही और तसल्ली देने के लिए बोला कि भले आपके रहनुमा जो है वो अपोजिट में लड़ रहे हैं, हमसे मुखालिफ में लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम जंग जीत जाएंगे तो हम उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि आप हमारी मदद कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने वादा किया। इन्होंने यकीन दिलाया कि जंग के खात्मे के बाद खलीफा की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन बरतानिया जंग के इख्तिताम पर अपने वादे से मुकर गया। लेकिन जंग खत्म हुई तो बरतानिया अपने वादे से मुकर गया, उसने वादा तोड़ दिया और जो रहनुमा थे या खलीफा थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। खलीफा की हिमायत में भारत के मुसलमानों ने जो तहरीक शुरू की उसे ही खिलाफत तहरीक कहते हैं। खलीफा की हिमायत में जो तहरीक हमारे मुल्क में शुरू हुई थी उसे ही खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। बहुत सारे तारीख दावों का ये भी कहना है कि इस मूवमेंट को, इस तहरीक को खलीफत तहरीक भी कहते हैं क्योंकि ये खलीफा के लिए की गई थी। लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर नाम है या ज़्यादा मशहूर नाम है इस मूवमेंट का, इस तहरीक का, वो खिलाफत तहरीक है। ज़्यादातर किताबों में खिलाफत तहरीक लिखा हुआ है, इसलिए हम खिलाफत तहरीक ही मान के चलेंगे। तो इसी के साथ इस सबक के तमाम सवालात और जवाबात की किताब में निशानदेही मुकम्मल हुई और मैंने जवाबात भी समझा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जवाबात आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं उस कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फ़रोग़ दीजिए। बहुत शुक्रिया।